गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी कंफर्म कर दीजिए जी, सब क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर जो टॉपिक थर्ड था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। और उसमें अक्यूट इन्फ्लामेशन कंप्लीट हो गया था और क्रोनिक इन्फ्लामेशन की ओर हम लोग मूव किए थे। आज हम लोग इस टॉपिक को बाइंड अप कर देंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे और हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है सुदीप, उसको फिर अपन कोशिश करेंगे अगली बार से उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। इन केस अगर ऐड हो गया है तो उसको अपन अगली बार से रिमूव कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फोकस करते हैं। इन्फ्लेमेशन की अगर बात की जाए तो सर एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है वो पढ़ चुके थे, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन समझना बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा अपने लिए। और बेसिक इन्फ्लामेशन कैसे होते हैं, हिस्टामिन्स कैसे रोल प्ले करते हैं, ये सब हम लोगों ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। देखिए सिंपली क्या करा कि अगर कोई इंजरी कॉज करने वाला कोई एजेंट है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है पैथोजेंस के रूप में, या अदर एंडोजीनियस मीडिएटर भी हो सकते हैं जो इन्फ्लामेशन को कॉज कर सकते हैं, इंजरी वगैरह भी हो सकता है जो इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दो तरह का इन्फ्लामेशन होता है, फर्स्ट क्या होता है अक्यूट इन्फ्लामेशन और सेकंड क्या होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। अब अक्यूट इन्फ्लामेशन में या तो क्या होगा, चीजों को रिजोल्व किया जाएगा, रिजोल्यूशन किए जाएंगे। रिजोल्यूशन मतलब जो भी पॉजिटिव एजेंट है, बैक्टीरिया डेब्रिस, इन सबको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और या तो स्कैरिंग किया जाएगा। स्कैरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपके न्यू सेल का फॉर्मेशन करना, एक टफ लेयर का फॉर्मेशन करना। जैसे मान के चलो कहीं वुंड है, घाव है सर, वहां इन्फ्लामेशन है, तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का डेवलपमेंट करना, ये आपका क्या कहलाता है, स्कैरिंग कहलाता है। तो ये अक्यूट इन्फ्लामेशन के केस में हो सकते हैं कि सर अगर अक्यूट इन्फ्लामेशन होगा तो सर रिजोल्यूशन या तो स्कैरिंग प्रोसेस के थ्रू बॉडी अपने आप को हील करेगा, बॉडी अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया। इन्फ्लामेशन कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के। अक्यूट इन्फ्लामेशन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन को आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा माइंड मैप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कि अगर अक्यूट इन्फ्लामेशन होता है तो रिजोल्यूशन या स्कैरिंग मेथोडोलॉजी, दोनों प्रोसेस के थ्रू बॉडी अपने आप को क्या करती है, अडेप्ट करने की, रिकवर करने की कोशिश करती है। सेकेंड आपके पास क्या है जी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होगा, तो सर जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी तो बॉडी कैसे रिकवर करेगा, तो डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करेगा कनेक्टिव टिश्यू से। यानी वो टिश्यू जो डैमेज हो चुके हैं इंजरी के दौरान या किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के कारण, तो उन टिश्यूज को वो बॉडी क्या करेगी, तो सर उसको सबसे पहले रिकवर करेगी, यानी उन टिश्यूज के बदले में कनेक्टिव टिश्यू से उसको रिप्लेस करेगी। या डैमेज टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय द सेम टिश्यू बाय द रीजनरेशन। या तो डैमेज टिश्यू को क्या किया जाएगा, रीजनरेट किया जाएगा, वहां पर नए सेल बनाए जाएंगे और नए सेल को बना करके उसको रिकवर किया जाएगा। तो इन्फ्लामेशन यानी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, खासतौर से जो हमारे ब्लड कंपोनेंट है, ल्यूकोसाइट है, वो एक्यूमुलेट होंगे और क्या करेंगे, तो रिप्लेस करेंगे। और या तो सर फिर क्या करेंगे, उसको तो रीजनरेट कराएंगे, रिप्लेस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू से। और अदरवाइज जो सेल का नुकसान हुआ है, जिस सेल का वहां पर नुकसान हुआ है, उन सेल को वो क्या करेंगे, रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सब हो गया। अब क्लास पे फोकस कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका एक आउटकम निकला कि सर इन्फ्लामेशन में होता क्या है। अब आ जाइए क्रोनिक इन्फ्लामेशन। नाम से ही क्लियर है कि सर ये क्रोनिक है, यानी कि सर ये नॉर्मल लेवल पे तो नहीं होने वाला है। बेसिकली सर कैसा होगा, तो सर ये क्रोनिक लेवल पे होगा। और क्रोनिक लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन तब होगा जब टिश्यू क्या होंगे, डैमेज होंगे। क्या डैमेज होंगे जी, टिश्यू। यहां पर सेल इंजरी की बात ही नहीं हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू डैमेज होगा तो सर सेल इंजर्ड ही होंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स को यहां पर क्या किया जाएगा, डैमेज किया जाएगा। जब ग्रुप ऑफ सेल डैमेज होंगे उस केस में ही बॉडी क्या कॉज करेगी जी, तो सर क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगी। बस इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड, देखिए टिश्यू का डिस्ट्रक्शन बहुत कॉमन पॉइंट है। मैंने बताया कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन मतलब ग्रुप ऑफ सेल का इंजर्ड होना,
यानी टिश्यू में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होना, एंड इन्फ्लामेशंस अकर एट द सेम टाइम, ठीक है ना। तो सर क्रोनिक इन्फ्लामेशन कब होगा? जब टिश्यू में डिस्ट्रक्शन होंगे, टिश्यू आपका डैमेज होगा, टिश्यू को आपको नुकसान होगा जी। कैरेक्टराइज्ड बाय द इनफिल्ट्रेशंस विद द मोनोन्यूक्लियर सेल। देखिए इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? इनफिल्ट्रेशन इन सेल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो किसी साइट पे इंटरसीशियल फ्लूइड पे इनफिल्ट्रेशन होगा, तो जितने भी मोनोन्यूक्लियर वाले सेल हैं जिनके पास एक ही न्यूक्लियस है, मोनोसाइट वगैरह अगर हम बात करें, तो सर वो सब क्या होंगे? इंटर होंगे और एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे उस रीजन में जिस रीजन में टिश्यू क्या हुआ है? डैमेज हुआ है। उसी को हम क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब हुआ एक्यूमुलेशन। जिस भी साइट पर इंजरी हुई है, जिस भी साइट में प्रॉब्लम हुआ है, उस पार्टिकुलर साइट में सर क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन होगा, खास तौर से उन सेल का जो मोनोन्यूक्लिएटेड होंगे। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन विद द मोनोन्यूक्लियर सेल, टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड हीलिंग बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू बाय द एंजियोजेनेसिस एंड फिब्रोसिस। अब जो भी डैमेज टिश्यू है उसको रिप्लेस किया जाएगा, कैसे? या तो एंजियोजेनेसिस करा दीजिए, एंजियोजेनेसिस का मतलब समझ में आ गया, ब्लड वेसल्स का रिपेयरिंग करना, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना। एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स होता है और जेनेसिस मतलब जनरेट होना। तो सर न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन अगर ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई है तो, ठीक है ना। और या तो सर फिब्रोसिस मतलब थिकनेस का बढ़ना, लेयर जो है आपका, मान लो कोई स्किन है तो स्किन के लेयर को क्या करना भाई? थोड़ा सा थिक करना। या जिस भी टिश्यू में प्रॉब्लम्स हुई है, जिस भी टिश्यू में इंजरी हुई है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, डैमेज हुआ है, उन टिश्यूज के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक थिकनेस वाली लेयर का डेवलपमेंट करना, दैट इज द फिब्रोसिस। तो सुनिए, क्रोनिक इन्फ्लामेशन का पहला केस क्या है? कि सर टिश्यू डैमेज होगा, यानी ग्रुप ऑफ सेल क्या होंगे सर? डिस्ट्रॉय होंगे, डैमेज होंगे, इंजर्ड होंगे, पहला केस हुआ। सेकेंड केस क्या होगा? जब टिश्यू डैमेज होगा तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में इनफिल्ट्रेशंस होगा। इनफिल्ट्रेशंस मतलब कि जो भी हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, खासतौर से जो मोनोन्यूक्लिएटेड सेल है, वो मोनोन्यूक्लिएटेड यानी जो आपके ल्यूकोसाइट वाले हैं, डब्ल्यूबीसी वाले हैं, वो क्या होंगे? इनफिल्ट्रेट होंगे उन साइट पर, यानी एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठा होंगे उस साइट पर जहां पर मेजर यानी कि क्रोनिक आपका इंजरी हुई है। और वहां पर जब वो एग्रीगेट होंगे तो क्या करेंगे? तो वहां पर सर एक तो ये रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे उन सेल को, उन टिश्यूज को जो डैमेज हुए हैं, जो डिस्ट्रॉय हुए हैं। और रिप्लेसमेंट में वो क्या करेंगे? तो सर या तो एंजियोजेनेसिस कॉज करवाएंगे और या तो सर फिब्रोसिस कॉज कराएंगे। फिब्रोसिस कॉज कराएंगे तो थिकनेस बढ़ेगी, और सर एंजियोजेनेसिस कॉज कराएंगे तो सर ब्लड वेसल्स जो है, जो इंजर्ड हुए हैं, वो रिपेयर होंगे या तो रीजनरेट वहां पर होंगे, ताकि प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन हो। और इस टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन या एक्यूमुलेशन और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मोनोन्यूक्लिएटेड जो आपका ल्यूकोसाइट है, उसी को हम सर क्या कहते हैं? क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का की पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। टिश्यू विल बी डैमेज, ऑब्वियस होगा डैमेज सर, यहाँ ग्रुप ऑफ सेल डैमेज होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। रिप्लेसमेंट चलेगा कैसे? तो इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। इनफिल्ट्रेशन मतलब सर एक्यूमुलेशन होगा, खास तौर से मोनोन्यूक्लिएटेड जो भी हमारे डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स है उनका। और उसके बाद सर फिब्रोसिस एंड एंजियोजेनेसिस, दो प्रोसेस के थ्रू अगर ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हुई है, इंजरी हुई है, ब्लड वेसल्स में अगर ग्रुप ऑफ सेल्स डैमेज हुए हैं, तो उस केसेस में एंजियोजेनेसिस होगा रिप्लेसमेंट के रूप में। और अगर कोई आपके ब्लड वेसल्स के अलावा कोई नॉर्मल सेल्स में हुई है, तो उस केस में आपको फिब्रोसिस देखने को मिलेगा रिप्लेसमेंट के रूप में, जब हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करते हैं। क्लियर हो गया ये लाइन? तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होते हैं, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ही है ना, और कंसेप्ट पे ही हमें काम भी करना। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें कंसेप्ट पे ही काम करना है। मैक्रोफेज, माइक्रोफेज, पिछली क्लास में दो तरह के मैंने आपको फैगोसाइटिक सेल के बारे में बताया था। एक माइक्रोफेज बताया था, एक मैक्रो बताया था। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मींस मैंने आपको लार्ज बताया था, यही क्लियर किया था। तो मैक्रोफेज है यानी लार्ज साइज ऑफ पैथोजेंस को एंगल्फ कर सकता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को एक साथ एंगल्फ कर सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी सर, यही है ना। फाज मतलब होता है एंगल्फ करना, खा जाना, और मैक्रो मींस लार्ज सर, यानी लार्ज साइज के पैथोजेंस को टारगेट करेगा। तो सुनिए क्या करा, मैक्रोफेज इज द डोमिनेंट सेल इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तो उस केस में आप माइक्रोफेज को नहीं यूज कर सकते हैं,
आप इस केस में मैक्रोफेज को लेकर के आएंगे। जैसे सिंपल सा लॉजिक है कि सर घर में मुझे एक छोटा सा गड्ढा कराना है, तो छोटा सा गड्ढा कराना है तो मैंने एक लेबर बुलाया और वो अपना जो भी गैंती वगैरह जो लेकर के आते हैं, उनके जो होते हैं कंपोनेंट, उससे उन्होंने एक गड्ढा कर दिया। या आप घर में खुद से भी कर सकते हो गड्ढा, आपने फावड़ा उठाया, ये सब उठाया और करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मुझे बहुत बड़ा गड्ढा कराना, मुझे तालाब खुदवानी है, मुझे क्या करना है तो सर तालाब बनाना है, बहुत बड़ा गड्ढा करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सर जेसीबी बुला करके लाते हैं, बड़े साइज का बुला करके लाते हैं कि भैया वो क्या करते, तालाब खोद करके चला जाए। तो सिंपली वैसे ही स्टूडेंट, अगर क्रोनिक लेवल पे इन्फ्लामेशन होगा तो सर साहब उस केस में माइक्रोफेज से तो काम कर चलने वाला नहीं है, हम मैक्रोफेज लेकर के आएंगे, ताकि जो पैथोजेंस हैं लार्ज साइज में हो या नंबर ऑफ पैथोजेंस ज्यादा हो, तो ये मैक्रोफेज बहुत शॉर्ट टाइम में उन सारे पैथोजेंस को क्या कर जाए, एंगल्फ कर जाए। तो यहां पर इसलिए क्रोनिक इन्फ्लामेशन में सर डोमिनेंट कौन करेगा, डोमिनेंट मतलब मेजर रोल कौन प्ले करेगा, तो सर डोमिनेंट रोल प्ले करने वाला आपका कोई और नहीं, कौन है जी, तो सर मैक्रोफेज है। टिश्यू डिस्ट्रक्शन इज द हॉलमार्क ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूं, स्टार्टिंग से, आज क्लास की स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूं कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में टिश्यू डैमेज होगा 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 होगा, यानी नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होंगे, तो सर डैमेज होंगे। अक्यूट इन्फ्लामेशन में सेल इंजरी बेसिकली हम पढ़ रहे थे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में टिश्यू इंजरी हम पढ़ रहे हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल यहां पर सर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का सबसे पहला पॉइंट ही टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, जहां पर एंजियोजेनेसिस और फिब्रोसिस दो प्रोसेस क्या होते हैं सर, प्रोसीड होते हैं। एंजियोजेनेसिस ब्लड वेसल्स के रिपेयरिंग के लिए, और फिब्रोसिस आपके नंबर जो दूसरे सेल्स है या जो मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें एक थिकनेस वाली लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करने के लिए। ये फिब्रोसिस और आपका एंजियोजेनेसिस दोनों प्रोसेस यहां पर काम होता है, यानी रन होता है जी। सिंपली क्या करा कि बोन मैरो आपका स्टेम सेल है जी, क्या बनाता है भाई, तो सर मोनोब्लास्ट, आगे जाकर के मोनोसाइट जो ब्लड में है वो आगे जाकर के मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोनोसाइट को ही मैक्रोफेज कहते हैं ना भाई, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है ना, ग्रैनुलोसाइट अग्रैनुलोसाइट आपने पढ़ा होगा, तो मोनोसाइट को ही मैंने आपको मैक्रोफेजेस के बारे में एग्जांपल्स में मैंने क्या किया था, क्लियर किया था, ये प्रॉपर्टी दिया गया कि उसकी सिंथेसिस होती कैसे है। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, सर फॉर्मेशन कहां पर होना है, तो बोन मैरो सेल में होना है, बोन मैरो सेल में ही होना है ना। हाँ दिखा सकता है, ठीक है ना, दिखा सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। Macrophages have a lifespan ranging from the month to year and they are given different name in different tissues example, ठीक है ना। चलिए, लीवर में मैक्रोफेज सेल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं सर, तो सर कूफर सेल, ये आपके क्या है, लीवर के मैक्रोफेज सेल के एग्जांपल है जी, ठीक है ना। या आप अगर देखेंगे तो ये अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लीवर में जो मैक्रोफेज होता है, यानी जो लार्ज पैथोजेंस को टारगेट करेगा, वो सर कौन सा होगा, कूफर सेल। सीएनएस में जो हमारे मैक्रोफेज हैं, माइक्रोग्लिया के नाम से जाना जाता है, क्या कहलाता है, माइक्रोग्लिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये नेम आपके लिए है, ठीक है ना। अगर आपके सीएनएस में माइक्रोग्लिया का वर्ड आ रहा है, इट मींस वो आपके क्या है, मैक्रोफेज सेल है जो सीएनएस में है। कूफर सेल लीवर में। सर बोन्स के अंदर में कौन है, तो ऑस्टियोक्लास्ट, ये आपके मैक्रोफेज हैं जी। लंग्स में सर कौन है, एल्वियोलर मैक्रोफेज, और इसको डस्ट सेल के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं भाई, डस्ट सेल के नाम से जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारे हैं, बोन्स, ब्लड, इन सब में हिस्टोसाइट आपको होते हैं, ये आपके क्या है, मैक्रोफेज के अंदर में आते हैं। प्लासेंटा के केस में आपका क्या है सर, तो हॉपव्यूअर सेल है। स्प्लीन में कौन सा है आपका, तो सर लिटोरल सेल। किडनीज के अंदर में मैक्रोफेज कौन सा है, तो सर आपका मेसांग्लियल सेल। और टाइप ए लाइनिंग सेल जो होते हैं वो साइनोबियम के केस में आपके क्या है, तो सर ये आपके मैक्रोफेजेस हैं, जो आपको याद रखना है जी, ठीक है ना। तो मैक्रोफेजेस आपको कहां पर क्या क्या है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। इसको मतलब एक आध बार ना कभी कभी इसको पढ़ते रहिएगा, तो आपको चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। विदाउट साथे रेवाटी, साइनोबियम बोन्स के ऊपर एक मान लीजिए थीन लेयर होते हैं,
है ना, बोन्स के ऊपर जो होते हैं ना, वो बोन्स में एक सॉफ्ट लेयर होते हैं, उसी को हम साइनोवियम कहते हैं, ठीक है ना, बोन्स में होते हैं, बोन्स के ऊपर, ठीक है ना। किसकी ट्रिक्स मिलेगी अभिषेक, यहाँ पर क्या ट्रिक्स लगाओगे, है ना, कोई ड्रग्स क्लासिफिकेशन तो है नहीं। शुभम, बता रखा हूं पहले ही कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं पैथोफिजियोलॉजी से। प्रीवियस क्लासेस आई थिंक आप बैकलॉग्स नहीं कवर किए होंगे, बैकलॉग्स कवर कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि पैथोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं। पैथोलॉजी कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वाला नहीं है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कंसेप्ट है इसमें, ठीक है ना। ये पहले ही बोल चुका हूं, ये चीजों को अपन पढ़ा चुके हैं। हाँ सही, बोन्स पे भी होते हैं साइनोवियम, ठीक है ना, बोन्स पे भी होते हैं। बोन्स के बाहर एक सॉफ्ट लेयर होता है एक्चुअली साइनोवियम, उसी को कहते हैं। नहीं, साइनोवियल फ्लूइड अलग है भाई, फ्लूइड अलग है, ठीक है ना, क्लियर। क्या राजदीप, मैं आपका मैसेज समझ नहीं पा रहा हूं। हर जगह तो मैक्रो ही है, मैक्रो भी है और माइक्रो भी है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में माइक्रोफेज रोल प्ले करेगा ना राजदीप, माइक्रोफेज कहां पर रोल प्ले करेगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन में। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह क्रोनिक इन्फ्लामेशन ही हो, एक्यूट इन्फ्लामेशन भी तो हो सकता है। तो उस केसेस में बॉडी क्यों ही मैक्रोफेज को परेशान करेगा, माइक्रोफेज से काम चला लेगा। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में डोमिनेंट होगा मैक्रोफेज, और जरूरी नहीं है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में मैक्रोफेज ना आए, एक्यूट इन्फ्लामेशन में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है ना राजदीप कि हर जगह मैक्रोफेज है तो हर जगह क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी तो हो सकता है, और हर जगह एक्यूट इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। तो माइक्रोफेज और मैक्रोफेज दोनों, और आपके डब्ल्यूबीसी में तो दोनों है ही ना प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी में माइक्रोफेज और मैक्रोफेज दोनों प्रेजेंट है ना। और डब्ल्यूबीसी कहां नहीं है, ब्लड कहां नहीं है बॉडी में। तो ये अगर लॉजिकली हम पूछे कि सर हर जगह मैक्रोफेज है तो माइक्रोफेज का क्या काम है, तो वो डिपेंड करता है कि जहां पर स्टैंडर्ड 12th की भी पढ़ाई, जैसे मान लो आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हो, तो ऐसा तो नहीं है कि थर्ड ईयर या सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वहां पर नहीं है, फर्स्ट ईयर भी है ना, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट ईयर नहीं है वहां पर। तो ये नहीं है कि सर, और मैक्रोफेज माइक्रोफेज दोनों तो हमारे डब्ल्यूबीसी में है ही, है ना। जरूरी नहीं है कि साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी कॉज ही करे, है ना, ये 100% नहीं कह सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी ही कॉज करेगा, सेल को डैमेज करने के लिए डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल है। ये तो जो हमारे पैथोजेंस होते हैं ना, उन पैथोजेंस को टारगेट कर रहा है ना, पैथोजेंस को टारगेट करता है, ठीक है। सिंपली मैं फिर से आप लोग को कह रहा हूं, ज्यादा नहीं मूव कीजिए, डब्ल्यूबीसी पे फोकस करिए बस। अब डब्ल्यूबीसी तो पता है आपको, डब्ल्यूबीसी पे फोकस कीजिए। अब डब्ल्यूबीसी को ही आप समझ लीजिए, दोनों माइक्रोफेज भी और मैक्रोफेज भी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग ये रिलीज होंगे, एक्टिवेट होंगे, और वहां पर इंफ्लामेशन या तो रिकवरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इज दैट क्लियर, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी से बाहर मत जाइए ना, हम डब्ल्यूबीसी तो कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन अपन बेसिक क्लास में ही क्लियर कर दिया हूं। पहली क्लास ही मैंने जब स्किन्स का आपको पढ़ाया था कि सर कैसे इन्फ्लामेशन होता है, उसमें कौन सा था जी, हमारे सब के सब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। तो फिर क्यों ही इधर उधर जाना, क्यों ही परेशान होना, टर्म्स आपको परेशान कर रहे हैं, टर्म्स का मीनिंग्स क्लियर रखिए केवल, बाकी है तो सब डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट ना। एल्वियोलर में मैक्रोफेज को डस्ट सेल क्यों बोलते हैं, वो उनका नाम है। जैसे आप एयर सर्कुलेशंस करते हो, उस केसेस में एयर्स में जो भी पैथोजेंस आएंगे, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उनको रिकवर करने के लिए डस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए होते हैं, ठीक है हरेंद्र। हर नाम का मीनिंग्स नहीं क्लियर होता है, और उतना डिटेल में जाना भी नहीं है। मेरा नाम गौतम है, आपका नाम हरेंद्र है, अब हरेंद्र ही नाम क्यों रखा गया, गौतम ही नाम क्यों रखा गया, तो उसके मीनिंग्स में जाने से कोई मीनिंग ये नहीं है।
फंक्शन याद रखिए, डस्ट सेल है, ऑब्वियस सी बात है सर, जितने भी हमारे धूलकण है, जितने भी एयर्स के थ्रू जो भी जाने हैं, वो सबके सब उनको क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो हर जगह मीनिंग्स पे जाने की जरूरत नहीं है, हर नाम के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हाँ कंसेप्ट पे जाने की जरूरत होती है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, जनरल फीचर ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के जनरल फीचर्स पे आते हैं कि सर इनके फीचर्स क्या क्या है। तो मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब तो सही है ना, मालूम है ना, पहले ही क्लियर किया हूं कि सर अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फिल्ट्रेशन होगा, एंजियोजेनेसिस होगा, फिब्रोसिस होगा, टिश्यू डैमेज होगा, ये अंडरस्टूड है, ये तो कॉमन पॉइंट है सर, रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है ना, तो लेशन are infiltrated by the mononuclear inflammatory cells like phagocytes and lymphoid cell। तो जहां पर भी लेशन हुआ है, जहां पर भी नुकसान हुआ है, जहां पर भी इंजरी हुई है, जहां पर भी डैमेज हुआ है, जहां पर भी छिल गया है, कट गया है, चुभ गया है, फट गया है, जल गया है, तो उन एरियाज में क्या होगा, तो मोनोन्यूक्लियर सेल का एक्यूमुलेशन होगा रिकवरी करने के लिए। वो क्या हो सकता है, फैगोसाइट्स भी हो सकते हैं, यानी जो सेल को खा जाए, फैगोसाइट्स, और या सर वो आपके लिम्फेटिक सेल भी हो सकते हैं, लिम्फोइड सेल भी हो सकते हैं, जो वहां पर अपना एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं सेल को रिकवर करने के लिए। क्लियर, ये पहला आपका फीचर है। सेकंड, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस। तो बताइए जी, इनफिल्ट्रेशन होगा सर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। सर टिश्यू डिस्ट्रक्शन यानी नेक्रोसिस होगी सर। तो ब्राउट अबाउट बाय द एक्टिवेटेड मैक्रोफेज व्हिच रिलीज अ वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस लाइक प्रोटीएज, एलेस्टेज, कोलेजिनेज, ये सब एंजाइम्स रिलीज होंगे जो उस टिश्यूज जो डिस्ट्रक्शन हो रही है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, उनको क्या करेंगे, तो सर क्रोनिक इन्फ्लामेशन यानी नेक्रोसिस कॉज करने में हेल्प करेंगे। प्रोटीएज क्या करेगा, तो सर प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस होगा तो सर ऑब्वियस सी बात है डैमेज होगा आपके सेल मेम्ब्रेन। प्रोलिफरेटिव चेंजेस, प्रोलिफरेशन यानी फास्ट क्या होगा भाई, ग्रोथ होगा। अनकंट्रोल आपका यहां पर प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, फास्ट सेल डिवीजन, फास्ट सेल डिवीजन कह दीजिए, फास्ट सेल ग्रोथ कह दीजिए, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स है ना, उनमें प्रोलिफरेशन होगा, एंजियोजेनेसिस होगा। एंड फिब्रोब्लास्ट इज अ सिमुलेटेड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी ग्रैनुलेशन टिश्यू। फिब्रोब्लास्ट आपके बोन सेल, उनमें आपका क्या होगा, प्रोलिफरेशन, स्मॉल ब्लड वेसल्स में होगा प्रोलिफरेशन, जिस कारण से इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलेशन वहां पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका तीन फीचर्स हो गए जी। क्या क्या होगा, तो सर इन्फिल्ट्रेशन होंगे, टिश्यू डैमेज होंगे और प्रोलिफरेशन होंगे। जब भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, तीन सिम्टम्स याद रखिए, इन्फिल्ट्रेशन होंगे यानी एक्यूमुलेशन होगा, सर टिश्यू डैमेज होगा, बिल्कुल होगा, और तीसरा सर क्या होगा, तो प्रोलिफरेशन यानी फास्ट रीग्रोथ कराने की वहां पर प्रोसेस रन होगी। क्लियर। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन आज सुबह वाली क्लास से ही, स्टार्टिंग से मैं यही क्लियर करते जा रहा हूं कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन, सबने एक्यूट इन्फ्लामेशन में सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस यही हमें याद रखना है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन मतलब टिश्यू का डैमेज होना, क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब हुआ डैमेज टिश्यू का रिप्लेसमेंट होना। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में सर क्या होगा, तो सर यहां पर एंजियोजेनेसिस होगा और आपका क्या होगा, फिब्रोसिस होगा। फिर मैंने क्या क्लियर किया कि सर क्रोनिक इन्फ्लामेशन में मैक्रोफेज डोमिनेंट रोल प्ले करेंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में सर क्या होगा, तो सर यहां पर फीचर्स में जब हम आते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन कॉमन है, टिश्यू का डैमेज कॉमन है, और प्रोलिफरेशन यानी फास्ट रीग्रोथ वहां पर कॉमन प्रोसेस है। यही तीन चीजें मैंने आपको बताया। नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डैमेज, इसमें क्या ही डेफिनेशन करना है जी, क्या डिफाइन करना है, नेक्रोसिस मतलब टिश्यू का डैमेज होना। ठीक है, क्लियर सुरेश, ठीक है, क्लियर। एम्बोलिज्म का मीनिंग जरूरी नहीं है कि नेक्रोसिस हो, है ना। थ्रोम्बस और इम्बोलस ये ब्लड में आपने पढ़ा होगा, है ना, ये ब्लड की क्लॉटिंग में आपने पढ़ा होगा राहुल, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा आपने। कुफर सेल क्या है, मैक्रोफेज है जी आपके लीवर में, मैक्रोफेज सेल आपके हैं ये, ठीक है ना, कुफर सेल, ठीक है। थ्रोम्बस और इम्बोलस आपने पढ़ा होगा। इम्बोलस क्या होते हैं भाई, नॉन मोबाइल, और थ्रोम्बस क्या होते हैं, मोबाइल, दोनों मिलकर के थ्रोम्बो इम्बोलिज्म कॉज करते हैं।
हाँ, फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी तो माइक्रोफेज के पास भी होगा और मैक्रोफेज के पास भी होगा गौरव। माइक्रोफेज के पास भी हो सकता। फैगोसाइट मतलब, फैगो मतलब खाना, फाज मतलब खाना होता, साइट मतलब सेल। सेल को कौन खाएगा? माइक्रोफेज भी खाएगा और मैक्रोफेज भी खाएगा। पैथोजेनिक सेल को टारगेट करेगा ना, तो दोनों को कंसीडर करेंगे गौरव इसमें। या तो मैं समझाने में कैपेबल नहीं हूं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि या तो आप नींद से नहीं उठे हुए, और नींद से तो उठे ही होंगे क्योंकि 6:30 से आपकी क्लास चल रही है, तो नींद में तो कोई नहीं हो गई, ये तो मुझे पता है 100%। या तो आप फोकस नहीं कर रहे हो कंसेप्ट पर, कि वो रटने पे विश्वास कर रहे हो, या रट रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं। ठीक है ना, या तो मैं नहीं समझा पा रहा हूं। मैक्रोफेज लार्ज साइज ऑफ, माइक्रोफेज स्मॉल साइज, एंगल्फ दोनों करेगा, खाएगा दोनों। और फैगोसाइट यानी वो जो सेल को टारगेट करे, सेल को एंगल्फ करे। ठीक है ना, क्लियर? क्या बता दे भाई वापस, रामकृष्ण क्या वापस बता दे? सब समझ में आ रहा है सर, बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। पता नहीं बस 2 4 5 ऐसे हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या बता दे भाई, वापस बता दीजिए। क्या पूरी कंसेप्ट वापस बता दें? 28 मिनट की क्लास पूरी वापस बताना है। डाउट का मतलब होता है कि पार्टिकुलर पार्ट पे आपको कोई डाउट हुआ। फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलेशन टिश्यूज को थोड़ा, क्या रिजल्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशंस मतलब क्या है? ग्रैनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी का है ना जी, वो वहां पर क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे, इन्फ्लामेशन होगा, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है वहां पर। इन्फ्लामेशन कैसे हो रहा था, इस टॉपिक का सेकंड पार्ट पढ़िए ना, कितने अच्छे से मैंने क्लियर किया था कि सर इंटरफिशियल फ्लूइड में प्रेशर कम होगा, आपका जो कैपिलरीज परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, हिस्टामिन वहां से सारे जो डब्ल्यूबीसी के पार्ट है या अदर कंपोनेंट है वो क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे। यही तो हर बार तो यही आ रहा है कंसेप्ट, और अलग से कुछ थोड़ा ना आ रहा है। अब हमें ग्रैनुलेशंस नहीं पता है, ग्रैनुलोसाइट नहीं पता है, ए ग्रैनुलोसाइट नहीं पता है, डब्ल्यूबीसी का हमें बेसिक नहीं पता है, फिर कैसे काम चलेगा? है ना, तो थोड़ा सा बेसिक, और तब भी मैं बेसिक क्लियर ही करते जाता हूं। चलिए हीलिंग प्रोसेस पे आते हैं। अब ठीक करने की प्रोसेस पे आ जाइए भाई, कि सर ये ठीक कैसे होगा। हीलिंग इंक्लूड द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द रीजनरेशन एंड द रिपेयर। देखिए किसी भी चीज को अगर आपको क्या करना है? हील करना है, ठीक करना है। सर ये हमारा सेल था, ये सर सेल डैमेज हो गया, सर ये हमारा सेल डैमेज हो गया। अब इस सेल को, डैमेज सेल को आपको रिकवर करना है। कैसे रिकवर करोगे? तो या तो इसको सर क्या कर दो भाई, रिकवर कर दो, जो नुकसान हुआ था यहाँ पर उसको हमने रिकवर कर दिया, और या सर इसके बदले में हमने एक नया सेल का फॉर्मेशन कर दिया, हो गया। तो सर या तो रीजनरेट कर दीजिए, नई लेकर के आ जाइए, और या तो पुरानी चीजों को सुधार दीजिए। आपके घर में टीवी खराब हो गया, आपके घर में मोबाइल खराब हो गया, तो आप मोबाइल को क्या कराएंगे? या रिपेयर कराएंगे, कि भैया जाकर के हमने इनको मोबाइल सेंटर पर रखा और रिपेयर करवा लिया, और यार नया मोबाइल खरीद करके ले आएंगे। यही सॉल्यूशन है ना। तो अपनी बॉडी में भी अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, या हीलिंग मैकेनिज्म चलेगी, यानी कि अब उन इन्फ्लामेशन, यानी जो इंजरी हुई है, इन्फ्लामेशन कब हुआ? जब इंजरी हुआ, जब डैमेज हुआ टिश्यू। तो सर अगर टिश्यू डैमेज हुआ तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो या तो नए ग्रुप ऑफ सेल को वहां पर रीजनरेट करवा दो, और या तो पुराने सेल को रिपेयर करवा दो। यही दो मैकेनिज्म होगा। ठीक है ना। तो सर हीलिंग मैकेनिज्म में रिपेयरिंग या तो रीजनरेशन चलेगा। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है हीलिंग का, वुंड हीलिंग। सर घाव हुआ, आपको घाव हुआ और उसके बाद कुछ दिनों के बाद घाव ठीक हो गया, तो वो क्या हुआ सर? वो आपका हील मैकेनिज्म है। फ्रैक्चर हीलिंग, फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद वो हील हो गया, आपको वहां पर प्लास्टर कर दिया गया, बोन्स आपस में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। तो ये क्या है जी? हीलिंग मैकेनिज्म है। क्लियर? और हीलिंग में क्या होता है? या तो रीजनरेशन और या तो रिपेयरिंग। ठीक है, यानी अगर टिश्यूज डैमेज होंगे तो सर ऑब्वियस सी बात है कि सर सेल क्या करेगा, बॉडी क्या करेगी? तो सर उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी या रीजनरेट करने की कोशिश करेगी। अब उसी कंसेप्ट को आपको पढ़ना है जी। रीजनरेशन क्या है भाई? Regeneration is the replacement of lost cell and tissue with a cell of the same type. Obvious सी बात है सर,
ये हमारा सेल था, नंबर ऑफ सेल था सर। ये टोटल कितने सेल है, 1 2 3 4 5 था सर। हुआ क्या कि कुछ प्रोसेस हुई, कोई पैथोजेंस आया और 1 2 सेल तो था, तीसरा सेल सर हमारा नुकसान हो गया, ये फोर्थ और फिफ्थ सेल है सर। यानी थर्ड सेल का हमारा क्या हो गया सर, डिस्ट्रक्शन। इन केस मान के चलिए अब रीजनरेट करवाना है तो सर क्या कराएंगे, सेल डिवीजन करवाएंगे और एक नए सेल का फॉर्मेशन कर दिया। तो सर रीजनरेशन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल। जो सेल लॉस्ट हो गया था उसका रिप्लेसमेंट हमने निकाला, नए सेल का फॉर्मेशन करके, रीजनरेट करके। अब यहां तो कोई कंसेप्ट नहीं है ना, यहाँ तो कोई कंसेप्ट है नहीं। या तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ जाएगा आपको, है ना। द एबिलिटी ऑफ सेल टू रीजनरेट डिपेंड ऑन द सेल टाइप्स। अब सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि सर एबिलिटी है रीजनरेट करने की या नहीं करने की है। जैसे मान के चलो अगर लवाइल सेल है, अलग अलग सेल होते हैं, लवाइल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल, ये तीन तरह के सेल होते हैं। रीजनरेट कौन कर सकता है वो मैं बता रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा कि सर नर्व सेल जो होते हैं वो डीजनरेटिव नेचर का होते हैं, नर्व सेल सर रीजनरेट हो ही नहीं सकता है। हालांकि रिसर्च में अब आया है, एक रिसर्च कहती है कि हम रीजनरेट कर सकते हैं मेडिसिन दे करके, लेकिन नेचुरली जो है वो नर्व सेल डीजनरेटिव नेचर का होता है, यानी एक बार मर गया तो मर गया, उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, यही हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो सर कौन सा सेल रीजनरेट हो सकता है, कौन सा सेल रीजनरेट नहीं हो सकता है, वो आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज में पता चलेगा। लवाइल सेल क्या कहता है, तो सर दीज सेल्स कैन डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ एंड डेड सेल्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय दिस सेल। यानी वैसे सेल जो हमेशा हमेशा रिप्लेस होते हैं, हमेशा रीजनरेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेल होते हैं हमारी बॉडी में, मैक्सिमम सेल्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ ही ऐसे सेल जो होते हैं ना वो डीजनरेटिव नेचर के होते हैं, सब नहीं होते हैं। तो सर वो सेल जो हमेशा रीजनरेट करने की प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है ना, कि भैया डेड स्किन सेल है, स्किन सेल डेड हुआ, यहां नए सेल का डेवलपमेंट हो गया। इज दैट क्लियर सर। हमारा सेल है किडनी के ऊपर, सर वो डेड हुआ, नए सेल का फॉर्मेशन हुआ, उन सेल को हम लवाइल सेल कहेंगे। तो लवाइल सेल जिनमें हमेशा क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है रीजनरेट करने की। स्टेबल सेल, दीज सेल डू नॉट डिवाइड इन नॉर्मल कंडीशन, इट कैन रीजनरेट। लेकिन देखिए नॉर्मल कंडीशन में डिवाइड नहीं होगा, यानी अगर मान के चलो कि आपको लगता है कि हमेशा वो रीजनरेट होता रहेगा और आपका कंपनसेशन चलता रहेगा, रिप्लेसमेंट होता रहेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये रीजनरेट हो सकते हैं जरूरत पड़ने पर, जैसे जो लीवर में है, पानक्रियाज में है, किडनी में है, बोन सेल में है, ये जरूरत पड़ने पर क्या हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ये रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। और जबकि लवाइल सेल क्या होता है, हमेशा पूरे जीवन भर, पूरे जीवन भर क्या होते हैं, तो सर ये पूरे जीवन भर, जैसे होता है ना, बोला जाता है कि अगर मान लो बचपन में हड्डियां टूटती है तो सर वो हड्डियां जुड़ जाती है प्लास्टर से, लेकिन एक एक एज के बाद अगर बोन फ्रैक्चर होता है तो उसमें रॉड डाले जाते हैं, स्टील जाल डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि रीजनरेट होने के चांसेस आपका कम हो गया है। रीजनरेट कर सकता है लेकिन कम हो गया है, वो आपका कौन सा है जी, स्टेबल सेल है। और जबकि लवाइल सेल क्या होते हैं, आप बुढ़े भी हो जाओगे, स्किन सेल डेड होगा, रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है। तो जो हमेशा रहे, थ्रू आउट द लाइफ रहे, उसे लवाइल सेल कहेंगे, जिनमें हमेशा रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो आपका सेकंड सेल है, स्टेबल सेल, ये सर रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन एज पर एज डिमांड, नीड या जो भी सर्कमस्टांस है उसके अकॉर्डिंग हमेशा नहीं हो सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल सेल कहते हैं। और तीसरा आपका क्या है स्टूडेंट, परमानेंट सेल। सर नहीं होने वाला, डू नॉट रीजनरेट नर्वस ऑफ द सीएनएस एंड कार्डियक मसल सेल। जो कार्डियक के अंदर में मायोकार्डियल सेल है, जो आपका मायोजेनिक नेचर का जो मायोकार्डियल सेल है हार्ट के केस में, वो डीजेनरेटिव नेचर का होता है। सीएनएस में जो हमारा नर्व सेल है डीजेनरेटिव नेचर्स का होता है। क्लियर हो गया। तो बताइए रीजनरेशन के अकॉर्डिंग कितने तरह के सेल है, लवाइल सेल, स्टेबल सेल और आपका परमानेंट। तो सर परमानेंट कभी भी रीजनरेट नहीं होगा, स्टेबल हो सकता है लेकिन थ्रू आउट द लाइफ नहीं होगा, और लवाइल सेल थ्रू आउट द लाइफ रीजनरेट कर सकता है। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट इशू आ रहा है पिंकी, एक बार आप अपने साइड देख लीजिए। इंटरनेट इश्यूज आ रहा है क्या, इंटरनेट इशू सबके आ रहे हैं क्या, बता दीजिए भाई। .
नहीं आ रहा है, मुझे पता है कि नहीं आ रहा होगा। पिंकी एक बार आप अपना देख लीजिए, क्लियर है? ग्लायल ग्लायल सेल यही है ना? अरे ये तो न्यूरॉन्स को नरिश करने वाले सेल होते हैं जी। नर्व सेल को नरिश जो करते हैं ना, नरिशमेंट जो प्रोवाइड करते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं ना ग्लायल सेल। आई थिंक यही होता है ना ग्लायल सेल। ग्लायल सेल का मतलब है जो नर्व सेल को, न्यूरॉन्स को नरिश करे, ठीक है ना? दिन हार्ट की साइज कैसे बढ़ती है? अखिलेश यादव कंजस्टिव हार्ट फेलियर में पढ़िएगा कि हार्ट रिमोल्ड कैसे होता है, ठीक है ना? क्यों होती है हार्ट की साइज, क्यों बढ़ती है वो? अच्छा, हार्ट की साइज की बात कर अच्छा, मैं समझ गया, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोगों तक इसकी बात कर रहे हैं। वाह। अगर मायोकार्ड, अच्छा ये बताओ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन फिर क्यों हो जाता है, ये बताइए। उसी से आपको मिल जाएगा आंसर कि हार्ट की साइज क्यों बढ़ती है। नेचुरली साइज का बढ़ना, उसमें यह नहीं हो रहा है कि हार्ट का सेल मर रहा है। साइज का बढ़ना हुआ कि सर हार्ट सेल से यानी मायोकार्डियल सेल्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना? और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब केवल ये नहीं होता है इंक्रीज इन नंबर। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। ये सब क्या होते हैं? ग्रोथ का मीनिंग्स होता है, ठीक है ना? मायोकार्डियल सेल एक बार डैमेज हो गया ना बेटा, तो वो डैमेज हो जाएगा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? क्लियर? मायोजेनिक नेचर का होता है, सेल्फ रेगुलेटेड होता है। साइज का एक्सपांशन होना ये नहीं बताता है कि अगर कोई साइज इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि वो डीजनरेटिव नेचर का नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि सर अगर किसी सेल की साइज इंक्रीज हो रही तो वो डीजनरेटिव होगा ही नहीं, वो रीजनरेटिव रहेगा। ये बिल्कुल भी कंसेप्ट सही नहीं है। सर छुट्टी, अरे भाई छुट्टी वाले लोग तो परेशान हो जाते हैं। चलो रिपेयर पे आते हैं। सॉरी। Repair is healing as a result of loss of cell being replaced by the connective tissues of the different origin. अब हमें रिपेयर करना है, दो चीजें था, या तो नया बना दीजिए या तो सर रिपेयर करा दीजिए। मोबाइल खराब हुआ तो सर या तो ठीक करवा लीजिए या तो नया ले लीजिए, ठीक है ना? रिपेयर हीलिंग अकर्स बाय द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंटेंशन। अलग अलग प्रोसेस के थ्रू सर क्या होती है? रिपेयरिंग होती है। क्या क्या होता है भाई? ये इंटेंशंस वो देख लेते हैं सर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी इंटेंशन, देयर इज अ हीलिंग ऑफ द क्लीन वुंड विदाउट टिश्यू लॉस। बगैर टिश्यू का लॉस हुए जो आपके घाव भरते हैं, वो आपका प्राइमरी इंटेंशन है जी। The wound is a precise and there is a minimal disruption of the tissues, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टिश्यूज का नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना? और wound is closed by the suture और stitches, ये भी आपके प्राइमरी इंटेंशंस में आएंगे। ये भी रिपेयरिंग है कि सर यहाँ पर इंजरी हुआ, हमने सर क्या कर दिया? स्टिच कर दिया, और स्टिच करने से ये वापस से क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो ये आपके वापस से ज्वाइन हो गए। ये कहां पर आएगा? प्राइमरी इंटेंशन। और ये आपने क्या किया? तो सर आपने रिपेयर किया। मान लो कहीं कट गया है, फट गया है, तो सर उसको आपने क्या किया? स्टिच करके रिपेयर किया है। उसको आपने क्या किया? रिपेयरिंग किया। उसको आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि सर रीजनरेट करवा दिए, नहीं, वहां पर क्या हुई है? रिपेयरिंग हुई है। अब यहाँ पर अलग अलग फेज होते हैं, यानी जो प्राइमरी इंटेंशन होता है ना, वो अलग अलग फेजेस में कंप्लीट होता है। इनिशियल फेज जो 3 to 5 डेज का होता है। सेकंड है ग्रैनुलेशन फेज जो 5 to 4 वीक्स तक होते हैं, 5 days to 4 weeks तक, यानी 1 महीने तक। और थर्ड होता है जी मैच्योरेशन फेज, जहां पर स्कार कॉन्ट्रैक्शन होते हैं लगभग या 7 days to several month तक चलता है जी। क्या होता है? आप स्टिचेस से ही लेकर के चले आइएगा। जब कभी स्टिचिंग किसी को देखा होगा या आपने कभी फेस किया होगा तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर लेंगे। इनिशियल क्या? अप्रोक्सीमेशन ऑफ इंसिजन एजेस, माइग्रेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल, यानी सबसे पहले जब हमें टांके लगते हैं यानी स्टिचिंग की जाती है तो सर माइग्रेट होता है एपिथेलियल सेल, यानी वहां पर उस एरिया में एपिथेलियल सेल मूव करते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्लॉट सर्विंग एज अ मेश वर्क फॉर द स्टार्टिंग कैपिलरीज ग्रोथ, वहां पर कैपिलरीज की ग्रोथ करने के लिए वहां पर क्लॉट होना शुरू होता है ताकि कैपिलरीज जो इन
मान लो सेल डैमेज हुआ, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, तो सर आपके कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो ये भी डैमेज होंगे, तो उनको रिकवर किया जाता है। ये लगभग 3 to 5 डेज तक चलता है, जब हमारी स्टिचिंग की प्रोसेस होती है उसकी बात की कहानी है सर। उसके बाद ग्रैनुलेशन शुरू होता है, जो आपको 1 महीने के आसपास तक चलती है। उसमें बॉडी क्या करती है, माइग्रेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट, कौन से सेल को लेकर के जा रही है, फिब्रोब्लास्ट को, सिक्रीशंस ऑफ कोलेजन फाइबर रिलीज होंगे, कैपिलरीज ब्लड वहां पर आने शुरू होंगे, और सर वुंड जो आपका घाव है वो फ्लैजिबल होना शुरू हो जाएगा, फ्लैजिलिटी उसमें स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन आता है मैच्योरेशन फेज, जहां पर अब आपको जो स्कार है, जो दाग है, धब्बे हैं, इन सबको रिमूव करने की, तो रीमोल्डिंग ऑफ कोलेजन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्कार, स्कार्स को क्या किया जाएगा जी, स्ट्रेंथ किया जाएगा। मतलब सिंपल सा है, हमें सर एक इंजरी हुई तो हमने क्या किया सर, वहां पर स्टिच लगाए, ठीक है ना। स्टिच लगभग डॉक्टर 3 से 7 दिन के लिए रखने के लिए बोलता है सर, वो पहली प्रोसेस थी, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी क्या करती है, अंदर से उसको हील करने की कोशिश करे। इंटरनल प्रोसेस क्या चल रहा है, तो सर यही माइग्रेशन होगा, उसको रिकवर किया जाएगा, मैच्योरेशन होगा। बाहरी परत को आपको पहले ही 3 to 5 डेज में आपको कर लिया, कभी कभी 15 दिन, अगर वो डिपेंड करता है कि स्टिचिंग कितने दिन तक रहेगा, वो डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी बड़ी है। अगर मेजर ऑपरेशंस है, डिलीवरी का ऑपरेशंस है, तो नंबर ऑफ डेज और इंक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो प्रॉपर क्या हो जाए, जो आउटर इन्वायरमेंट या आपका जो स्किन है वो क्या हो जाए, आपका वहां पर रिकवर हो जाए। तो ये रिकवरी है। तो रिकवरी का सिंपल मतलब है कि सर आपको क्या करना है, जहां पर भी इंजरी हुई है उसको क्या कर देना है जी, रिकवर कर देना है ना। अब अपन कहां पर आते हैं सर, सेकेंडरी सेकेंडरी इंटेंशन, ये तो वही वाला था फर्स्ट वाला। सेकेंडरी इंटेंशन, लॉस ऑफ टिश्यू और टिश्यू डैमेज ड्यू टू मेजर ट्रॉमा, ठीक है ना। सेकेंडरी इंटेंशन में फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड हीलिंग इज रिलेटिवली स्लो। सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होता है, प्राइमरी में फास्ट होता है, सेकेंडरी में जो आपका हीलिंग है वो स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, कम होगा। और टर्शियरी इंटेंशन में क्या है जी, डिलेड प्राइमरी इंटेंशन, हीलिंग अकर्स विद अ डिलेड of the wound in which 2 layers of the granulation tissue are sutured together। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि सेकेंडरी आपका क्या होगा, तो सर ये मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो होगा। टर्शियरी जो है वो लेट ही होगा, डिलेड होगा, सबसे ज्यादा लेट होगा। तो 3 तरह का रिकवरी होती है। एक प्राइमरी रिकवरी शॉर्ट टाइम में हो जाती है, आपका रिकवर हो जाता है सारी प्रोसेस। सेकेंडरी थोड़ा सा स्लो चलता है। टर्शियरी आपका डिले होता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का इंजरी है ना। अगर क्रोनिक इंजरी है, मेजर इंजरी है, आपको रिपेयरिंग करना है, बॉडी को रिपेयर करना है, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है सर, टाइम लगेगा, डिले होगा, अर्ली ऑनसेट तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए इन्फ्लामेशंस, आज की क्लास ओवर हो गई है, जिनको लेफ्ट होना है लेफ्ट हो सकते हैं। मैं एक बार आज की क्लास को रिकॉल करा देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा। क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिस्कस किए। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि सर यहाँ पर जो आपका एक्यूमुलेशन होगा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का, वो हाई लेवल पर होगा। और अगर हाई लेवल पे अगर किसी शहर में बहुत ज्यादा फोर्स को उतार दिया जाए, इट मीन सर उस शहर में वातावरण खराब है, वहां पर दंगा फसाद होने के चांसेस हाई है, इसलिए ज्यादा फोर्स आएगा। अगर दंगा फसाद नहीं होगा, लोग शांति से रहेंगे, तो सर नॉर्मल पुलिस भी काम चल जाएगा। तो अगर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर ज्यादा आया है, इट मीन सर यहाँ पर नुकसान ज्यादा हुआ। नुकसान क्या ज्यादा हुआ, तो सर टिश्यू डैमेज हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला मैंने आपको पॉइंटिंग क्लियर किया कि सर टिश्यू क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। अब टिश्यू डैमेज होगा तो सर उसको ठीक करना, तो ठीक कैसे करेंगे, या तो रिप्लेसमेंट कर दीजिए और या तो उसको क्या कर दीजिए, रीजनरेट कर दीजिए, यानी कि रिपेयरिंग कर दीजिए या तो रीजनरेट कर दीजिए। उसके बाद भी मैंने क्लियर किया कि सर रीजनरेट करने के लिए वहां पर एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और या तो फिब्रोसिस की प्रोसेस होगी। और यही मैंने फीचर्स में भी क्लियर किया कि जब भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सर टिश्यू का डैमेज होगा। ये बिल्कुल याद रखिए, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में टिश्यू डैमेज होंगे और मैक्रोफेज वहां पर डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। माइक्रोफेजेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, मैक्रोफेज आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स पैथोजेंस को आपको ज्यादा टारगेट करना, तो मैक्रोफेज वहां पर अपना डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। और सर अब जब हम हीलिंग की बात करेंगे कि सर ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन को हील कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए, तो सर या तो उसको आप रीजनरेट करवा दीजिए या तो रिपेयरिंग करवा दीजिए। रीजनरेट में भी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अलग अलग सेल होते हैं, लवाइल सेल होते हैं, स्टेबल सेल होते हैं और परमानेंट सेल होते हैं। लवाइल सेल का मीनिंग्स वैसे सेल जो हमेशा रीजनरेट होने की प्रॉपर्टीज रखता हो, हमेशा नए सेल बनाने के लिए जाना जाता हो, उसे हम सर लवाइल सेल कहते हैं। स्टेबल सेल में था कि सर ये रीजनरेटिव नेचर के लिए नहीं होते हैं, लेकिन
लेकिन नीड पर, जरूरत होने पर ये रीजनरेट हो सकते हैं। लीवर, किडनी, बोन्स, ये सब एग्जांपल मैंने बताया था। और परमानेंट सेल में मैंने आपको क्या बताया था कि वो सेल जिनके अंदर में सर रीजनरेशन की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, एग्जांपल मैंने आपको कार्डियक सेल में मायोकार्डियल सेल और आपके सीएनएस के केस में नर्वस सेल, ये दोनों एग्जांपल बताया था। मैक्सिमल सेल लवाइल होते हैं, स्टेबल सेल एग्जांपल लीवर, किडनी, बोन्स दे दिया था, और परमानेंट का एग्जांपल आपके मायोकार्डियल और आपका क्या था जी, तो सर न्यूरॉन सेल आपके नर्व सेल में यानी कि आपके सीएनएस में। इसके अलावा अपन क्या डिस्कस किया कि सर जो रिपेयरिंग का मैकेनिज्म है वो रिपेयरिंग कैसे हो सकता है, तो सर प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन और टर्शियरी इंटेंशन, तीन तरह के इंटेंशन बताए थे। प्राइमरी इंटेंशन नॉर्मली कोई वुंड है उसको साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है नॉर्मल लेवल पे, आप उसमें स्टिचिंग यूज कर सकते हैं, वो सब आपका क्या रिपेयरिंग में स्टिचिंग आएगा ही आएगा, ये आप मानकर चलिए। नॉर्मल अगर माइनर इंजुरी है तो वो खुद भी वो क्या करेगा, क्लॉट वहां पर ब्लड क्लॉटिंग होकर के आपका जो एंडोथेलियल लेयर है वो क्या कर सकता है, अपने आप को ईडीआरएफ को अपना एंडोथेलियम डिपेंडेंट आपका ग्रोथ फैक्टर यानी ईडीजीएफ के थ्रू, एंडोथेलियम डिपेंडेंट ग्रोथ फैक्टर के थ्रू, ईडीआरएफ नहीं ईडीजीएफ के थ्रू, और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर यानी पीडीजीएफ के थ्रू, पीडीजीएफ और ईडीजीएफ के थ्रू क्या कर सकता है, नॉर्मल कंडीशन में भी अगर माइनर इंजरी हुआ है, जैसे थोड़ा सा कट लगा है, तो सर जरूरी नहीं है कि मुझे स्टिचिंग ही करवाना पड़े, उस कंडीशन में ईडीजीएफ और पीडीजीएफ जो होता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये भी क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मैंने रिकॉल भी करा दिया, किन्हीं को अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो पूछेगा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में तो ड्रग से ठीक हो जाते हैं, हम ड्रग से ठीक नहीं करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। कमल लोचन नमता, क्या नाम है आपका, याद रखिए। मायोकार्डियल इंफार्क्शन या कार्डियक डिसऑर्डर को आप ठीक नहीं करते हैं। आप ये बताओ, हाइपरटेंशन ठीक कर देते हो क्या? किस भ्रम में आप लोग रहते हो, मुझे यही समझ में नहीं आता है कि किस भ्रम में आप जीते हो। मान के चले किन्हीं को सर हाइपरटेंशन, आप हाइपरटेंशन तो ठीक नहीं कर सकते, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आप ठीक कर दोगे क्या? आप हाइपरटेंशन ठीक नहीं कर सकते हैं दोस्त, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहां से आप ठीक करो? हम कंट्रोल करते हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट को मेडिसिन देंगे तो हाइपरटेंशन कंट्रोल रहेगा, ठीक नहीं होगा। ठीक का मतलब क्या हुआ कि सर फीवर हुआ, पैरासीटामोल खा लिया, फीवर ठीक हो गया, उसे कहते हैं ठीक होना। उसे क्या कहते हैं, ठीक होना कहते हैं। आज मैंने हाइपरटेंशन की दवाई खा ली, कल नहीं खाऊंगा तो बीपी मेरी नहीं बढ़ेगी क्या? आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बता दिया कि भैया मायोकार्डियल सेल डीजनरेट होना शुरू हो गया है, अब जितना है उतना को तो बचा लो, जितना आपके मायोकार्डियल सेल, ऐसा तो नहीं कि एक ही साथ सारे मायोकार्डियल सेल मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। धीरे धीरे ब्लड की इनसफिशियंसी होगी ना, धीरे धीरे कार्डियक इस्चेमिया होगा ना, और धीरे धीरे मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा ना। जब आपको सिम्टम पता चलेगा, डॉक्टर के पास जाओगे, अब जितने नंबर ऑफ मायोकार्डियल सेल है उसको बचाने के लिए डॉक्टर क्या कर देगा, आपका ट्रीटमेंट करेगा कि भैया ये दवा खाते रहना है आप, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे, इस्चेमिया की प्रॉब्लम ना हो, इंफार्क्शन नहीं होगा। कहां पर है आप लोग, कैसे, मतलब मैं क्या बोलूं। हम कंट्रोल करते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर, न्यूरो डिसऑर्डर, ऑटोकॉइडल डिसऑर्डर, इन सब को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर रही है। हम कंट्रोल करते हैं दोस्त, मेडिसिन दे करके उसको। मेडिसिन लेना बंद करेंगे, फिर से आपको सिम्टम दिखने लगा। आप कहोगे डायबिटीज ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक कर रहे हैं क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, डेली मेडिसिन खाना होता है ना पेशेंट को। प्राइमरी आपका नॉर्मल है, सेकेंडरी थोड़ा स्लो होगा, और टर्सरी इंटेंशन डिले होगा, बस इतना याद रखिए, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मैंने नहीं पढ़ाया है, यस, है ना, अक्यूट इन्फेक्शन मैंने नहीं पढ़ाया, और एक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है ना, ठीक है। यस, इन्फेक्शन तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अक्यूट इन्फेक्शन, है ना। इन्फ्लामेशन जरूर पढ़ाया है, वो बहुत पहले पढ़ा दिया, आज क्रोनिक इन्फ्लामेशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। बैक स्लाइड दिखा दें सर, ठीक है, बैक स्लाइड दिखा देते हैं, ठीक है।
क्लासेस ओवर तो हो गया, मैंने बता तो दिया क्लास ओवर हो गया, जिनको डाउट है वो ही रुकेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन तैयार कीजिए, है ना। कैसे पढ़ें कि टेस्ट में नंबर अच्छे आए, वाह। नहीं, जरूरी नहीं कि फास्टेस्ट रीजनरेशन होगा लीवर में। पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पहले थ्योरी कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, है ना। उसके बाद फिर अगर कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसको तुरंत लिखिए, उसको पढ़िए, समझिए। यही तो है क्वेश्चन सॉल्व करने का। राजदीप बता दिया है ना, फास्टेस्ट तो नहीं होंगे, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आई थिंक मिनरल, जो है ना न्यूट्रिशन, जो इम्बैलेंस वाला जो है कैल्शियम वगैरह का जो ब्लड के अंदर में है, वो आएगा, है ना, अगले टॉपिक। ठीक है, क्लियर। बताया राजदीप, नहीं होता है बताया, ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं संजीवन, वो टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यही पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हो रहा है वैशाली, क्या है क्वेश्चन आपका, पूछिए जल्दी। आरआरबी का एग्जाम कब होगा मुझे नहीं पता है जी, बिल्कुल भी नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम है, बढ़िया लिखिए जा करके, इतने सारे तो कंटेंट है आपके पास। रिकवर कर लेते हैं क्योंकि वो प्रॉपर डीजनरेट नहीं होते, वही रिकवर होंगे। जो डीजनरेट हो गया वो रिकवर नहीं होंगे, ठीक है ना, पैरालिसिस वाले में, ठीक है, क्लियर। पैरालिटिक वाले में रिकवर कर सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो मर रहा है या जो थोड़ा बहुत ये हुआ उसको आप बचा सकते हो, लेकिन जो डीजनरेट हो गया उसको आप जिंदा नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ ठीक है संजीवन। ठीक है, वैशाली बी फार्मा डी फार्मा के नोट्स भी पढ़े हैं कि इन क्लास से हो जाएगा। इन क्लासेस से भी हो जाएगा, बाकी आपके जो मॉड्यूल्स है ना उन मॉड्यूल्स को कवर कीजिए वैशाली, ठीक है ना। यही आपका डाउट था, तो इस डाउट को बिल्कुल मॉड्यूल्स कवर कीजिए, मॉड्यूल से हो जाएगा, ठीक है ना। या आपके पास अगर कोई दूसरे नोट्स है तो उसको जरूर फॉलो कीजिए, बिल्कुल फॉलो कीजिए, ठीक है, क्लियर। थैंक यू। जीडीसी प्रिपेयर कंटिन्यू नहीं हो रही है, नीड गाइडेंस, मुलहर सिंह। जीडीसी प्रिपेयर क्या होगा, जीपैट प्रिपरेशंस ना बोलो यार, हैं। जीपैट प्रिपरेशंस बोले तो जीडीसी प्रिपरेशन, जीपैट हो जाएगा, परेशान मत होइए।